फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल कोविड-19 ट्यूटोरियल्स बाय एडवोकेट आर्किजा। कल हमने बात की थी रिलेशन ऑफ पार्टनर्स टू थर्ड पार्टीज के बारे में और आज हम बात करेंगे इनकमिंग एंड आउटगोइंग पार्टनर्स के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं। सेक्शन 31 इंट्रोडक्शन ऑफ अ पार्टनर। अब ये सेक्शन क्या कहता है? ये कहता है कि अगर कोई कॉन्ट्रेरी एग्रीमेंट नहीं हुआ है पार्टीज के बीच में तो उस सिचुएशन में क्या होगा, कोई भी जो पर्सन है, कोई भी जो नया पर्सन है उसे एज पार्टनर इंट्रोड्यूस नहीं किया जा सकता एक पर्टिकुलर फॉर्म में। क्यों? जब तक जितने जो एग्जिस्टिंग पार्टनर्स हैं वो सारी जो है वो अपनी कंसेंट नहीं दे देते कि ठीक है हम रेडी और विलिंग हैं कि जो ये नया पर्सन है वो आज से हमारा नया पार्टनर होगा इस फॉर्म में। अब वो पर्सन जिसे कि इंट्रोड्यूस किया गया है एज पार्टनर इन द फर्म, उसकी कोई लायबिलिटी नहीं होगी उन एक्ट्स के लिए जो कि उसके फर्म में एडमिट होने से पहले जो सारे एक्ट्स हुए थे। उसकी लायबिलिटी कब होगी? उसकी लायबिलिटी उन एक्ट्स की होगी जब जिस डेट से उसको एडमिट किया गया है फर्म में उसके बाद के जितने एक्ट्स हुए हैं उसकी लायबिलिटी सिर्फ उन एक्ट्स की होगी जो बाद में हुए हैं। उसके आने के बाद जो पहले एक्ट्स हुए हैं उसकी कोई लायबिलिटी नहीं होगी उन एक्ट्स के रिगार्डिंग। सेक्शन 32 ये बात करता है रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर के बारे में। अब अगर एक पार्टनर है वो रिटायर होना चाहता है तो वो कैसे हो सकता है? तीन चीजों से वो अपनी जो रिटायरमेंट है वो कह सकते हैं कि ठीक है मैं रिटायर होने लगा हूं। पहला, सारे पार्टनर्स एक तो जब या तो कंसेंट दे दे कि ठीक है आपको रिटायर होना है, हम अपनी सहमति देते हैं कि आप रिटायर हो जाओ। सेकेंडली, वो रिटर्न में सारे पार्टनर्स को नोटिस दे देता है अपने इंटेंशन के बारे में कि मैं रिटायर होने वाला हूं या मैं रिटायर होना चाहता हूं एज द केस में भी। थर्ड, पार्टनर्स के बीच में कोई भी अगर एक्सप्रेस एग्रीमेंट हुआ है सारे पार्टनर्स के बीच में कि ठीक है हम एग्री करते हैं आप रिटायर होना चाहते हो, ठीक है आप इस डेट को रिटायर हो सकते हो या आप आज ही रिटायर हो सकते हो। जो भी एग्रीमेंट होगा पार्टीज के बीच में उस एग्रीमेंट के हिसाब से जो ये पार्टनर है वो फिर रिटायर हो सकता है। अब क्या है कि जो एक रिटायरिंग पार्टनर है उसे डिस्चार्ज किया जा सकता है अपनी लायबिलिटी से। कौन सी लायबिलिटी? जो कि अराइज हुई है उसके थर्ड पार्टी के रिगार्डिंग कौन से फॉर्म के उन एक्ट्स के लिए जो कि उसने किए थे अपने रिटायरमेंट से पहले। बट इसमें क्या है, एग्रीमेंट होना चाहिए किसके बीच में? थर्ड पर्सन के बीच में और जो पार्टनर्स हैं रिकॉन्स्टिट्यूटेड फॉर्म के उनके बीच में। और ऐसा जो एग्रीमेंट है वो क्या हो सकता है? वो इम्प्लाइड हो सकता है कैसे कि कोर्स ऑफ डीलिंग क्या है पार्टनर्स की उसके हिसाब से। और जो ये थर्ड पर्सन होगा और जो पार्टनर्स हैं रिकॉन्स्टिट्यूटेड फर्म के उनको नॉलेज होनी चाहिए किस चीज की कि जो पार्टनर रिटायर हो रहा है उसने वो फैक्ट जो है वो उनकी नॉलेज में वो ले आया है कि ठीक है मैं रिटायर होने वाला हूं। और ये नॉलेज कैसे हो सकती है? जैसे कि अभी हमने ऊपर 3 मोड्स पढ़े थे उसके हिसाब से वो अपनी जो नॉलेज है अपना जो फैक्ट है वो जो बाकी के पर्सन है बाकी के जो पार्टनर्स हैं उनकी नॉलेज में वो ये फैक्ट लेके आ सकता है। अब इसका सब सेक्शन 3 क्या कहता है? वो ये कहता है कि कोई भी पार्टनर है फर्म का तो उसमें क्या होगा, अगर रिटायरमेंट हुई है एक पार्टनर की एक फर्म के तो उसमें क्या है कि जो पार्टनर्स हैं वो बाकी के जो पार्टनर्स होंगे वो लायबल होंगे किसके लिए? थर्ड पर्सन के लिए। अगर कोई भी एक्ट किया गया है किसके द्वारा? उन पार्टनर्स द्वारा या हम कह सकते हैं एक फर्म द्वारा। और इसमें क्या है, अगर रिटायरमेंट का नोटिस नहीं दिया है तो उस सिचुएशन में क्या होगा, जो रिटायरिंग पार्टनर है उसकी ये लायबिलिटी जो होगी वो कंटिन्यू होती रहेगी। बट अगर वो पब्लिक नोटिस दे चुका है अपने रिटायरमेंट का तो उस सिचुएशन में उसकी कोई भी लायबिलिटी ऐसा अराइज नहीं होगी किसके लिए? विद रिस्पेक्ट टू द थर्ड पर्सन। अब जो रिटायर्ड पार्टनर है वो लायबल नहीं होगा किसके लिए? थर्ड पर्सन के लिए। अगर जो थर्ड पर्सन ने डीलिंग की है उस पार्टनर के साथ उसको कोई नॉलेज ही नहीं थी, दैट इज वो उसको पता ही नहीं था कि जिसके साथ मैं डीलिंग कर रहा हूं वो एक्चुअल में जो फर्म है उसका वो पार्टनर है या नहीं है। अब अगर उसको ये फैक्ट के बारे में पता ही नहीं है तो दैट्स ऑब्वियस कि वो कैसे उस पार्टनर को लायबल होल्ड कर सकता है। इसका सबसेक्शन 4 क्या कहता है? वो ये कहता है कि जो ये नोटिस है कि जो पार्टनर है वो रिटायर होना चाहता है वो कैसे हो सकता है?
वो या तो रिटायर्ड पार्टनर खुद नोटिस दे सकता है, या जो रिकॉन्स्टिट्यूटेड फर्म है उसका कोई भी पार्टनर जो है वो ये कह सकता है कि हमारा सपोज एबीसी पार्टनर है वो रिटायर हो गया है। कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि जो पार्टनर रिटायर हो रहा है वही नोटिस दे। नो, उसके भी पे कोई और पार्टनर है वो भी नोटिस दे सकता है उसकी रिटायरमेंट के बारे में। अब बात करते हैं हम सेक्शन 33 की, एक्सपल्शन ऑफ अ पार्टनर। अब इसमें क्या है कि एक फर्म है, उसमें पार्टनर्स हैं, तो उसमें क्या होगा कि सारे पार्टनर्स जो है वो आपस में अपनी कंसेंट देके किसी भी पार्टनर को फर्म से एक्सपेल नहीं कर सकते हैं। इसका सब सेक्शन 2 क्या कहता है, वो ये कहते हैं कि जो भी प्रोविजंस हैं, कौन से, सब सेक्शन 2, 3, 4 में सेक्शन 32 के जो अभी हमने कवर किया है, वो एक्सपेल्ड पार्टनर के ऊपर उसी तरीके से एप्लीकेबल होंगे जैसे कि उस एक्सपेल्ड पार्टनर को माना जाएगा कि वो पार्टनर जो है वो एक्सपेल नहीं हुआ है, वो रिटायर हो गया है। अब सेक्शन 34, इंसॉल्वेंसी ऑफ अ पार्टनर। अब इसमें क्या है कि अगर एक पार्टनर है एक फर्म का, वो इंसॉल्वेंट हो गया है, दैट इज वो अपने डेट्स पे नहीं कर सकता है, उसकी इतनी बुरी हालत है कि उसके पास पैसे नहीं बचे हैं अपने डेट्स पे करने के लिए, तो उस सिचुएशन में क्या होगा, उसको ये नहीं कहा जाएगा कि आप इंसॉल्वेंट हो गए तो ठीक है अब आप पार्टनर नहीं रहोगे इस फर्म के। कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपको कहना ही कहना है, डिस्क्रिप्शन है पार्टनर्स की, वो कह भी सकते हैं वो नहीं भी कह सकते हैं। और उस सिचुएशन में क्या होगा, अब वो पार्टनर जो कि इंसॉल्वेंट हो गया वो कब से अब सीज कर जाएगा, जब जिस डेट पे कोर्ट की एडजुडिकेशन आती है कि ठीक है अब आप इस डेट से जो फर्म है उसके आप पार्टनर नहीं कहलाए जाओगे, तो जिस डेट पे ऐसी एडजुडिकेशन आई है उस डेट से जो वो पार्टनर होगा वो सीज कर जाएगा टू बी द पार्टनर ऑफ अ फर्म। जहां पे कि कॉन्ट्रैक्ट हुआ है किसके बीच में, जो पार्टनर्स हैं एक फर्म के उनके बीच में, कि जो फर्म है उसे डिसॉल्व नहीं किया जाएगा। कैसे, सिर्फ इस ग्राउंड पे कि जो पार्टनर है वो इंसॉल्वेंट हो गया है, तो उस सिचुएशन में क्या होगा, जो पार्टनर की एस्टेट है जिसे कि उस पार्टनर की एस्टेट जिसे कि इंसॉल्वेंट एडजुडिकेट किया गया है वो लायबल नहीं होगी फर्म के लिए, या हम कह सकते हैं पार्टनर्स के लिए। सिमिलरली जो फर्म होगी उसकी भी कोई लाइबिलिटी नहीं होगी कि वो इंसॉल्वेंट के बिहाफ पे कोई एक्ट करे, या इंसॉल्वेंट पार्टनर ने जिस दिन एडजुडिकेशन आई थी कि इस डेट से अब सीज कर गए पार्टनर से, उस डेट के बाद अगर इंसॉल्वेंट पार्टनर ने कोई काम किया है तो उस सिचुएशन में क्या होगा, फर्म की कोई लाइबिलिटी नहीं होगी उन एक्ट्स के लिए जो कि ये इंसॉल्वेंट पार्टनर करता है एडजुडिकेशन आने के बाद। उस सिचुएशन में जो इंसॉल्वेंट पार्टनर है उसकी अपनी पर्सनल लाइबिलिटी होगी। सेक्शन 35, लाइबिलिटी ऑफ एस्टेट ऑफ डिजीज्ड पार्टनर। डिजीज पार्टनर मतलब जिस पार्टनर की डेथ हो चुकी है। अब जिस पार्टनर की डेथ हो चुकी है उसकी जो एस्टेट है अब उसकी क्या लाइबिलिटी होगी, अगर कॉन्ट्रैक्ट हुआ है किसके पार्टनर्स के बीच में कि जो पार्टनर की डेथ पे जो उसकी फर्म है जो जिस फर्म का वो पार्टनर था वो फर्म जो होगी वो डिसॉल्व उसको नहीं किया जाएगा, डिसॉल्व इन द सेंस कि खत्म नहीं किया जाएगा। तो उस सिचुएशन में क्या होगा, जो एस्टेट होगी डिजीज पार्टनर की, दैट इज जिस पार्टनर की डेथ हो चुकी है उसकी जो एस्टेट होगी वो लायबल नहीं होगी किसके लिए, फर्म के किसी एक्ट के लिए। क्यों, जब उसकी डेथ ही हो गई है तो क्या फायदा उसके एस्टेट को लायबल करने का। अब सेक्शन 36, राइट ऑफ आउटगोइंग पार्टनर टू कैरी ऑन कम्पीटिंग बिजनेस। अब इसमें क्या है कि आउटगोइंग पार्टनर कौन होता है, जो कि जिस फर्म का वो पार्टनर था वो फर्म अब वो छोड़ के जा रहा है, तो जो ये प्रोसेस है छोड़ के जाने का, और जो छोड़ के जा रहा है उसे कहा जाता है आउटगोइंग पार्टनर। अब उसके पास क्या क्या राइट्स अवेलेबल हैं। पहला, वो क्या कर सकता है कि कंपीटिंग बिजनेस चला सकता है। कौन सा, उसी फर्म का जिसका कि वो पहले पार्टनर था उसके रिगार्डिंग, या हम कह सकते हैं कि उससे सिमिलर तो नहीं है, मतलब उसके रिगार्डिंग जो है वो एक कंपीटिंग बिजनेस चला सकता है। दैट इज जिसका कि वो पहले पार्टनर था उस फर्म
के साथ कम्पीट करने के लिए वो अपनी कोई इंडिपेंडेंट फर्म खड़ी कर सकता है। वो उस फर्म के रिगार्डिंग अपनी एडवर्टीजमेंट भी कर सकता है, बट 3 चीजें हैं जो कि वो नहीं कर सकता है। कौन सी है वो 3 चीजें? पहला, जिसका कि वो पहले पार्टनर था उसका, उस फर्म का वो नाम यूज नहीं कर सकता है। सेकेंडली, वो ये नहीं कह सकता है कि वो अपने आप को ये रिप्रेजेंट नहीं कर सकता है कि मैं अभी भी उसी फर्म का पार्टनर हूं। थर्ड, जो भी क्या थे पर्सन्स थे उसकी पुरानी फर्म में जिसका कि वो पार्टनर था, उन पर्सन्स का जो भी कस्टम वगैरह हो था, जो कि उसको पता था कि इस पर्सन का ये कस्टम है, उन कस्टम्स को भी वो सॉलिसिट नहीं कर सकता है। अब एग्रीमेंट्स इंटरेस्ट रेट ऑफ ट्रेड, इसमें क्या है कि सारे पार्टनर्स जो है वो आपस में ये एग्री कर सकते हैं कि अगर आप फर्म, जो जिस फर्म के अभी आप मेंबर हो, पार्टनर हो, अगर आप उस फर्म को छोड़ के जाओगे तो आप इस पर्टिकुलर टाइम के लिए जो बिजनेस हमारी फर्म चला रही है वैसा आप सिमिलर बिजनेस कंडक्ट नहीं कर सकते एक पर्टिकुलर टाइम के लिए, या कुछ लिमिट्स स्पेसिफाई कर देते हैं कि सपोज आप 10 किलोमीटर की के अंदर अंदर आप सिमिलर फर्म नहीं चला सकते हो। तो अगर ऐसे रिस्ट्रिक्शंस रीजनेबल है तो जो पार्टनर है जिसमें कि ऐसे रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई हैं, दैट इज जो आउटगोइंग पार्टनर है, उनको ये रिस्ट्रिक्शंस होंगी वो माननी पड़ेगी। बट अगर कोई पार्टनर, अगर जो ये पार्टनर क्या है उसको ये कह दिया जाता है कि आप पूरे इंडिया में कहीं पे भी आप सिमिलर नेचर का जो फॉर्म है वो आप खड़ा नहीं कर सकते हो, तो दैट रिस्ट्रिक्शन इज नॉट रीजनेबल। क्यों? क्योंकि उसका जो बेसिक राइट है किस चीज का, लाइवलीहुड अर्न करने का या फिर बिजनेस चलाने का, वो अफेक्ट हो रहा है। तो ऐसे जो रिस्ट्रिक्शन है वो फिर आउटगोइंग पार्टनर है वो बाउंड नहीं होगा कि वो ऐसे रिस्ट्रिक्शन को फॉलो करे। बट हाँ, अगर कहते हैं कि 10 किलोमीटर या 12 किलोमीटर के अंदर अंदर आप नहीं चलाओगे तो ऐसे रिस्ट्रिक्शन जो है वो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन मानी जाती है। अब हम बात करते हैं सेक्शन 37 की, राइट ऑफ आउटगोइंग पार्टनर इन सर्टेन केसेस टू शेयर सब्सिक्वेंट प्रॉफिट्स। अब इसमें क्या है कि अगर कोई भी मेंबर है फर्म का, उसकी या तो डेथ हो चुकी है या अदरवाइज ही सीजेस टू बी अ पार्टनर, दैट इज अब वो पार्टनर नहीं रहा है एक फर्म का, तो जो सर्वाइविंग पार्टनर्स है या जो कंटिन्यूइंग पार्टनर्स है वो अगर बिजनेस चला रहे हैं किसका, फर्म का, कैसे, जो प्रॉपर्टी है फर्म की उससे बिना किसी फाइनल सेटलमेंट ऑफ अकाउंट्स के, किसके, एग्जिस्टिंग पार्टनर के और जो पार्टनर सीज हो चुका है उसके रिगार्डिंग। तो उस सिचुएशन में क्या होगा, जो और कोई पार्टनर है उसके जितने भी प्रॉफिट्स बनते हैं उसके एस्टेट के रिगार्डिंग, दैट इज उसके एस्टेट को यूज करके जो फर्म है वो प्रॉफिट चला रही है, मतलब उसको प्रॉफिट हुआ है, तो जितना भी प्रॉफिट हुआ है वो फिर जो पार्टनर सीज हो गया है वो प्रॉफिट्स उसको देने होंगे। या फिर अगर ऐसा सच पता नहीं चले कि कितना प्रॉफिट हुआ है तो जो 6% इंटरेस्ट है वो दिया जाएगा किसको, उस पार्टनर को जो कि अब सीज हो चुका है पार्टनर रहने के लिए। अब इसका प्रोवाइजो क्या कहता है, वो ये कहता है कि अगर कॉन्ट्रैक्ट हुआ है पार्टनर्स के बीच में और ऑप्शन दी गई है किसको, सर्वाइविंग पार्टनर्स को, किसके लिए कि जो पार्टनर जिसकी डेथ हो गई या जो सीज कर गया है टू बी अ पार्टनर, उसका जो भी एस्टेट वगैरह है उसको, उस पर आप अपना इंटरेस्ट एक्सरसाइज कर सकते हो। और इसमें क्या है कि जो अब सर्वाइविंग पार्टनर्स है या जो एग्जिस्टिंग पार्टनर्स है उन्होंने अपना जो ये ऑप्शन है उसको ड्यूली एक्सरसाइज किया है, तो उस सिचुएशन में क्या होगा, जो डिसीज्ड की एस्टेट है या जो आउटगोइंग पार्टनर की एस्टेट है, ऐसे द केस में भी वो एंटाइटल नहीं होगा किसके लिए, फर्दर प्रॉफिट्स के लिए। बट ये ज्यूम किया जाता है कि जिस पर्सन को ये ऑप्शन दिया गया था कि आप ये इंटरेस्ट एक्सरसाइज कर सकते हो, उसने ऑप्शन तो एक्सरसाइज करना है, बट जो टर्म्स और कंडीशंस बताई गई थी कि ये मटेरियल फैक्ट्स है, इन मटेरियल फैक्ट्स को ध्यान में रखते हुए आप अपनी जो फर्म है, आप अपना जो ये ऑप्शन है उसको आप एक्सरसाइज करोगे। पर उस पर्सन ने सपोज 10 मटेरियल फैक्ट्स है उनमें से 2 को फॉलो किया है, बाकियों को नहीं फॉलो किया है, तो उस सिचुएशन में जो वो पर्सन होगा वो अकाउंटेबल होगा एज पर दी प्रोविजंस ऑफ दिस सेक्शन। अब हम बात करते हैं सेक्शन 38 की, रेवोकेशन ऑफ कंटिन्यूइंग गारंटी बाय चेंज इन फॉर्म। अब इसमें क्या है कि कोई कंटिन्यूइंग गारंटी दी गई थी किसको,
या तो किसी फर्म को या किसी थर्ड पर्सन को, किसके रिगार्डिंग, एक फर्म के ट्रांजेक्शन के रिगार्डिंग। तो अब क्या होगा कि अगर कोई एक्सप्रेस एग्रीमेंट नहीं हुआ है पार्टीज के बीच में, तो जो भी अब फ्यूचर ट्रांजेक्शन होगी वो क्या होगी, वो खत्म हो जाएगी। कब से, जिस डेट से जो फर्म है उसकी जो कॉन्स्टिट्यूशन है अगर वो चेंज हो जाती है, तो उस डेट से जो भी अब फ्यूचर ट्रांजेक्शन होगी वो रिवोक हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू।